सुपर पावर्स बन के निकली और यहां शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। Signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe. दो ध्रुवीयता का अंत। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में जो हमारी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इसका चैप्टर नंबर 1 है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाते, इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाओगे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जो कि एनसीईआरटी में भी शायद कम आपको बताया गया, जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाओगे ना भाई, पूरी बुक को आप नहीं समझ सकते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो में स्टार्टिंग में 10 मिनट 15 मिनट जो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा, दिमाग के ढक्कन को खोल के रखना भाई, और एक एक चीज़ों को ग्रैब करना, ठीक है। अगर नोटबुक अपने साथ रखोगे तो चीज़ों को नोट डाउन भी करते हुए चलना है सभी को, ठीक है। इतनी बातें आ गई सबको समझ में। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नाम के अर्थ से। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम दे रखा है दो ध्रुवीयता का अंत। देखो, ध्रुव यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्रुवीयता का मतलब यहाँ पे पावर की बात हो रही है कि भाई पूरी दुनिया को कौन कंट्रोल करने लग रही है। क्या कोई एक देश है, एक राष्ट्र है जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, या फिर बहुत सारे देश है जो कि दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया पे राज कर रहे हैं, या फिर दो देश है, दो महाशक्ति हो सकती है जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है ना। तो इस आधार पे हम पूरे विश्व को ना एक ध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व या फिर दो ध्रुवीय विश्व में हम बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दो ध्रुवीयता का मतलब ही समझाता था, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम यही दे रखा है। देखो, दो ध्रुवीयता का मतलब है कि पूरी दुनिया जो होगी ना स्पष्ट रूप से दो गुटों में बटी होगी, और यहाँ पे दो महाशक्तियां होंगी जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में लगी होंगी, अपनी विचारों को, अपनी बातों को पूरी दुनिया के छोटे छोटे कमजोर देशों के ऊपर थोपने में लगी होगी। तो देखो, दो ध्रुवीयता का जो उदय होता है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता है। दूसरे विश्व युद्ध 1945 के बाद पूरी दुनिया जो है स्पष्ट रूप से दो गुटों में बढ़ जाती है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, है ना, कि दोनों मिलके क्या करते हैं, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा होता है, शीत युद्ध का दौर चल रहा होता है। अभी शीत युद्ध के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि दो ध्रुवीयता का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं एक ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है। देखो, एक ध्रुवीयता का मतलब है कि पूरी दुनिया में ना एक राष्ट्र है, एक देश है जो कि अपने पावर को यूज करके हर फैसले को बदल सकती है। सैनिक शक्ति की बात कर लो, आर्थिक तौर पे आप बात कर लो, तो एक ही देश होगा, एक ही राष्ट्र होगा जो कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा दिखा रहा होगा। तो ये एक ध्रुवीय विश्व होगा। जैसे कि 1991 की बात करें ना, 1991 में क्या होता है, जो सोवियत संघ दो महाशक्ति, 1991 से पहले दो महाशक्तियां थी, यानी कि पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाएगा ना, तो उसके बाद पूरी दुनिया जो है एक ध्रुवीय बन जाती है, यानी कि जो अमेरिका का जो दबदबा है वो पूरी दुनिया में कायम हो जाता है। आज भी हम अगर बात करें तो आज भी पूरी दुनिया में अमेरिका का ही दबदबा है मेरे दोस्त, ये बात आप सभी को मालूम है ना। अब बात करते हैं बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है। देखो, बहुध्रुवीय का मतलब है बहुत सारे पावर, मतलब सत्ता के बहुत सारे केंद्र है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई एक देश नहीं है जो अपना दबदबा पूरी दुनिया में दिखा रहा है। जैसे कि अभी के टाइम की अगर हम बात करें, है ना, अभी कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, तो अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है, और अभी अमेरिका के दबदबे को कम करने के लिए और बहुत सारे देश मौजूद हैं, जैसे कि रसिया है, इंडिया है, जापान है ना, इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इनका नाम ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे देश है जो कि, या यूरोपीय संघ पूरा संगठन की बात हम कर ले, तो ये अमेरिका के दबदबा को कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं। तो बहुध्रुवीय विश्व का मतलब ये है कि जब पूरे विश्व में शक्ति के अनेक केंद्र मौजूद हो, है ना, किसी एक देश का दबदबा कायम ना हो या फिर दो देश का दबदबा कायम ना हो, बल्कि बहुत सारे देश है जो कि सत्ता को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दो ध्रुवीयता का मतलब, एक ध्रुवीयता का मतलब और बहुध्रुवीयता का मतलब, ठीक है। चलिए, अब जो कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं ना बच्चे, समझाने वाला हूं, उसको समझे बिना आप इस बुक को हाथ भी मत लगाना, ठीक है। इस बुक को नहीं समझ पाओगे। वो है कॉन्सेप्ट शीत युद्ध का। देखो, इससे पहले क्या था कि चैप्टर जो एनसीईआरटी में था, वो पहला चैप्टर हमारा शीत युद्ध के दौर से शुरू होता था, शीत युद्ध से शुरू होता था। लेकिन अब शीत युद्ध का जो कॉन्सेप्ट है आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा। लेकिन शीत युद्ध को समझे बिना पूरी बुक को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी सारी घटनाएं जो है उस शीत युद्ध से ही शुरू होती है और फिर शीत युद्ध के बाद चलती है ना। शीत युद्ध के बाद की घटनाएं हम इस बुक में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भैया ये शीत युद्ध आप कर रहे हो, मतलब क्या है शीत युद्ध का मतलब बताओ। देखो, शीत युद्ध का सिंपल मतलब है, शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा, युद्ध का मतलब संघर्ष चल रहा हो, तनाव हो, मारकाट हो रहा हो। लेकिन क्योंकि शीत शब्द के आगे शीत लग गया, यानी कि ये ठंडा है, इसमें कोई गर्म जोशी नहीं है भाई, है ना।
कोई रक्तपात नहीं हो रहा, मार काट हो नहीं रहा, बस ऐसा लग रहा है इसमें कि भाई कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी, मतलब इतना ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है, इतना ज्यादा मतलब चीजें खराब हो चुकी है, गड़बड़ हो चुकी है कि कभी भी ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कभी युद्ध नहीं होता। तो सिंपल शब्द में बोलूं तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में या दो महाशक्तियों के बीच में संघर्ष, तनाव और युद्ध जैसी स्थिति तो उत्पन्न हो, लेकिन वास्तव में युद्ध हो ही ना, तो उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। अब भैया ये शीत युद्ध तो का मतलब तो बता दिया, अब जरा ये भी बता दो कि कब हुआ ये शीत युद्ध का दौर क्या है, किस टाइम पे ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी। तो मेरे बाबू देखो हुआ क्या, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, दूसरे विश्व युद्ध की हम बात करते हैं, जो कि 1939 से लेके 1945 तक हुआ था, 1939 से 45 के बीच में। आपको पता है कि ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ, ये जो विश्व युद्ध हुआ, वो दो गुटों के बीच में हुआ था, एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। ये मैं इस विश्व युद्ध के गुट की बात कर रहा हूँ, दो गुट बनाए गए थे, मतलब ठीक है, मैं इस विश्व युद्ध के गुट की बात कर रहा हूँ। ये दो गुट बने थे, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। देखो मित्र राष्ट्र के अगर हम देशों की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, रूस की बात कर लो, है ना, अमेरिका की बात कर लो, तो ये मित्र राष्ट्र में थे। दूसरी तरफ अगर हम धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, ये मुख्य देश थे, और भी बहुत सारे देश थे, छोटे छोटे देश। हम यहाँ पे मुख्य देशों की बात कर रहे हैं, जो प्रमुख देश इसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, दूसरा विश्व युद्ध होता है भाई 1945 में खत्म होता है। आप सभी को पता है, बहुत ही दर्दनाक घटना के साथ, है ना, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया जाता है, बहुत लाखों लोग मारे जाते हैं। आज भी आपको पता है कि इस परमाणु हमले का जो अवशेष बोल दो या फिर मतलब असर जो है आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे परमाणु बम गिराया जाता है, जो लिटिल बॉय परमाणु बम का नाम होता है, लिटिल बॉय, जो कि हिरोशिमा पे गिरता है, और फैट मैन होता है एक परमाणु बम का नाम, जो कि नागासाकी पे गिराया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है आत्मसमर्पण कर देता है जापान, क्योंकि जापान एक ऐसा देश था जो कि सबसे लास्ट में आत्मसमर्पण किया। धुरी राष्ट्र की हार हुई भाई, जो मित्र राष्ट्र है वो जीत गए, धुरी राष्ट्र की हार हुई। धुरी राष्ट्र के ज्यादातर देश जापान से काफी पहले आत्मसमर्पण कर चुके थे। जापान जो है वो आत्मसमर्पण करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जब ये हमला हुआ ना, तब जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। देखो अब एक सवाल जिसका जवाब आपको ज्यादातर लोग नहीं दे पाएंगे कि अमेरिका ने परमाणु बम गिराया क्यों जापान के ऊपर, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो देखो जापान भी कम नहीं था मेरे दोस्त। अगर आप जापान के प्रति सहानुभूति रखते हो तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि जापान भी कम नहीं था। जापान ने 1941 में एक बंदरगाह था, अमेरिका का एक बंदरगाह था, जहाँ पे उनकी जो नौसेना की जितनी भी जहाजें थी वो रुका करती थी। नाम था पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पे हमला कर देता भाई जापान, और वहाँ पे लगभग 2500 से 3000 जो सैनिक समेत नागरिक जो है, सैनिक ज्यादातर तो उसमें सैनिक होते हैं, वो मारे जाते हैं। इससे पहले तो भाई अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल भी नहीं था, वो सीधे तौर पे इसमें हिस्सेदारी भी नहीं ले रहा था। लेकिन जब पर्ल हार्बर पे जापान ने हमला किया ना, अमेरिका भाई सीधे तौर पे कूद गया इस विश्व युद्ध में। और फिर आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ। सबसे भयंकर परिणाम अभी तक अगर कोई देखने को मिला तो जापान के 2 शहर पे जो परमाणु बम गिराया गया वही था। तो ये हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी घटना को समझ गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बच्चे हम बात करते हैं कि इन दो, देखो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है ना, तब शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि धुरी राष्ट्र की जितनी भी शक्ति है, जापान, इटली, जर्मनी जो है सब खत्म। ब्रिटेन, फ्रांस, इनके पास कोई पावर नहीं है, इन्होंने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म कर दिए अपने। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या होता है, पूरी दुनिया में 2 महाशक्तियों का उद्भव होता है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं कि जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का दौर क्यों शुरू हुआ, शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ, शीत युद्ध उत्पन्न होने के पीछे का कारण क्या था, क्यों हमेशा ऐसा लगता था कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कभी भी संघर्ष हो सकता है, कभी भी तनाव हो सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, ऐसा लगता था, है ना। तो इसके पीछे का कारण क्या था? देखो कारण को समझना बहुत आसान है। देखो सबसे पहला कारण था महाशक्ति बनने की होड़ थी दोनों में, क्योंकि दोनों ही पावरफुल देश है, दोनों ही पावरफुल है भाई। सोवियत संघ भी पावरफुल है, अमेरिका भी पावरफुल है। अब दोनों चाहते थे कि भाई पूरी दुनिया में हम ही एक दादा हो, दादा जो है, डॉन जो होगा वो एक ही होगा, कोई 2 डॉन नहीं हो सकता।
दो डॉन होगा, किसी मोहल्ले में भी देखो ना भाई, किसी तुम अपने आसपास के मोहल्ले में भी देखो, अगर दो डॉन होंगे ना, दो हर नामची बंदे होंगे तो आपस में लड़ते रहेंगे एक डॉन बनने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर सबसे ऊपर का डॉन होऊंगा तो मेरी बातें ज्यादा मानी जाएगी। तो यही चीज था, यही चीज विश्व राजनीति में भी उस समय हो रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों ही महाशक्तियों के बीच में महाशक्ति बनने की होड़ मचने लगी कि अमेरिका चाहता था वो एकमात्र महाशक्ति बन जाए, सोवियत संघ चाहता था वो एकमात्र महाशक्ति बन जाए। तो इस वजह से भी ये शीत युद्ध जो है, संघर्ष, तनाव जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी इन दोनों महाशक्तियों के बीच में, ठीक है। दूसरा कारण था विचारधारात्मक मतभेद। अब देखो, अमेरिका की विचारधारा अलग थी बच्चे, है ना। देखो, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों एक ही गुट में लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद इनमें दुश्मनी क्यों उत्पन्न हो जाती है भाई? क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग थी। जो अमेरिका है ना बच्चे, वो पूंजीवादी विचारधारा को बेहतर मानता है। सोवियत संघ की बात करें, सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा को बेहतर मानता है ना। और ये देश चाहते हैं, दोनों ही महाशक्तियां चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया के देश जो है उनकी विचारधारा को फॉलो करें, उनकी विचारधारा को अपनाएं। इसीलिए छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल कर रहे हैं। और इस तरीके से स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया जो है वो दो गुटों में बढ़ जाती है। पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बढ़ जाती है। एक गुट को आप कह सकते हो जो सोवियत संघ वाली गुट थी, है ना, जिसको हम पूर्वी गठबंधन भी कह देते हैं, पूर्वी गठबंधन, ठीक है। इसमें पूर्व के ज्यादातर देश जो थे, यूरोप के, पूर्वी यूरोप के ज्यादातर देश इसमें शामिल थे, ठीक है। इसलिए इसको हम पूर्वी गठबंधन भी बोल देते हैं, है ना। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो गठबंधन बनाया, उसको हम पश्चिमी गठबंधन कह देते हैं। इसमें ज्यादातर पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो शामिल थे, इसलिए इसको हम पश्चिमी गठबंधन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी गठबंधन के ज्यादातर देश कौन सी विचारधारा को फॉलो करने वाले होंगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि अमेरिका के गुट में तो पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करेंगे, और पूर्वी गठबंधन के जो देश है वो सोवियत संघ के गुट में है, तो जाहिर सी बात है किस विचारधारा को फॉलो करेंगे मेरे दोस्त? वो करेंगे समाजवादी विचारधारा को फॉलो। तो ये विचारधारात्मक मतभेद भी था जो कि शीत युद्ध को जन्म देता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा कारण क्या रहा, हथियारों की होड़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, हथियारों की होड़ की बात करें तो दोनों ही महाशक्तियां ज्यादा अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहती थी भाई। पावरफुल दिखाने के लिए हथियार तो चाहिए ना भाई, कट्टा बारूद जो भी है चीजें चाहिए, परमाणु बम चाहिए। तो इन्होंने परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए, हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा अपने पास रखना शुरू कर दिया भाई, बना के, है ना। और ये भी शीत युद्ध का एक कारण बनता था कि जब अमेरिका कोई नया परमाणु बम बना रहे हैं, कोई नया हथियार बना रहे हैं, तो सोवियत संघ भी पीछे क्यों रहे? क्योंकि उसको भी तो भाई अपने आप को पावरफुल दिखाना है, तो वो भी नया हथियार बनाता था। अगर सोवियत संघ ने कोई नया हथियार लॉन्च किया तो अमेरिका दूसरी तरफ से आके वो भी अपना नया हथियार लॉन्च कर दे रहा भाई। तो ये चीजें चलने लग रही थी और ये भी एक कारण था शीत युद्ध का, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शीत युद्ध का मतलब और कारण सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जरा सा हम ना इन दोनों महाशक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, हम बात करते हैं यूएसएसआर की। सबसे पहले यूएसएसआर की बात कर ले, जिसको हम सोवियत संघ भी बोलते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। देखो, 1917 में अस्तित्व में आया। इसके बारे में अभी हम पूरा एक टॉपिक जो हमारा सोवियत प्रणाली वाला आएगा तो ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। 1917 में 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बना हुआ था, ठीक है। इसमें कोई एक देश नहीं है भाई, ये कोई एक देश नहीं, ये संघ है, 15 देशों का संघ था, ठीक है। ये तो सोवियत संघ की बात हो गई। अब हम यूएसए की बात कर लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये 1776 में अस्तित्व में आया था भाई। इससे पहले यहाँ पे ब्रिटिश है, फ्रांस है, पुर्तगाली है, सब अमेरिकी महाद्वीप पे कब्जा कर रखे थे। लेकिन 13 उपनिवेश देशों ने मिलके जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी स्थापना कब की? 1776 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको, एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दी है, हट के कुछ, ठीक है। अब बच्चे, हमारा काम क्या है कि हमारे एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक दे रखे उन सभी टॉपिक को एक एक करके हम समझे, क्योंकि पेपर में जो सवाल आने वाले हैं ना, हमारे एग्जाम में जो हमारे सवाल आने वाले हमारे एनसीईआरटी से ही आने वाले, ठीक है। तो ये आप सभी रेडी है तो भाई एक बार सारे बच्चे फायर वाली इमोजी के साथ यस लिख देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी मजा आ जाए, है ना, मजा आ जाए। और जिन बच्चों ने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। हिंदी मीडियम में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा रोशन साहब को एकदम तबाही मचाने वाले तरीके से, ठीक है जी। सारे बच्चे मेरे 2026 के बोर्ड एग्जाम या 26 के बाद जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना भाई, आगे जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तबाही मचाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो भाई, आगे एक एक करके हम अपने एनसीईआरटी के सभी टॉपिक को समझना शुरू करते हैं।
दोस्तों अब हम अपने एनसीईआरटी बुक का पहला टॉपिक समझते हैं। पहला टॉपिक का हेडिंग है सोवियत प्रणाली। देखिए सोवियत प्रणाली के बारे में आप समझना चाहते हैं तो आप समझ लें कि ये जो सोवियत प्रणाली है या जो सोवियत संघ है वो 1917 में अस्तित्व में आया था। कब आया अस्तित्व में? 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। और रूस में 1917 में हुआ था एक समाजवादी क्रांति। कौन सी क्रांति? समाजवादी क्रांति। इसके बाद सोवियत प्रणाली अस्तित्व में आ गई थी। और ये जो क्रांति है, जो समाजवादी क्रांति हुई थी, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी और समाजवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रेरित थी ये क्रांति। और इस प्रणाली में क्या था? सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को ही पूरा अधिकार दिया गया था सत्ता को चलाने का। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को विशेष महत्व दे दिया गया था। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, यानी कि अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में थी। सरकार अर्थव्यवस्था पे पूरी तरीके से नियंत्रण रखती थी। तो यही जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो सोवियत संघ में जो शासन व्यवस्था को चलाई जा रही थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोवियत प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है कि ये जो सोवियत प्रणाली है उसकी खास बातें क्या थी, मतलब कि सकारात्मक पक्ष की हम बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ध्यान से समझिए। सोवियत प्रणाली की अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें आप पहला पॉइंट बताएंगे उन्नत अर्थव्यवस्था। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद जो सबसे ज़्यादा विकसित थी तो सोवियत संघ की ही थी। ठीक है, तो आप इसमें बता दें कि अमेरिका के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा उन्नत अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की थी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम बताएं उन्नत संचार प्रणाली। संचार प्रणाली आप समझते हैं ना, सूचनाओं को तेजी से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता था वहाँ पे, तो अच्छी संचार व्यवस्था भी थी सोवियत संघ की। इसके अलावा विशाल ऊर्जा संसाधन सोवियत संघ के पास मौजूद था, जिसमें खनिज संसाधन की आप बात कर सकते हैं, आप पेट्रोल डीजल की बात कर सकते हैं। जैसे कि अभी रसिया की आप बात कर लेना, रसिया के पास कितना ज़्यादा मात्रा में आप प्राकृतिक गैस है, या फिर आप पेट्रोल डीजल की आप बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास है ना। इसके अलावा आप चौथा पॉइंट बता सकते हैं अच्छी परिवहन व्यवस्था। सोवियत संघ की परिवहन व्यवस्था भी उस समय काफ़ी ज़्यादा विकसित थी और दूर दराज के इलाके आपस में जुड़े हुए थे। परिवहन व्यवस्था के माध्यम से आसानी से जाना आना बिल्कुल आसानी से हो जाता। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप बता सकते हैं उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग। जो सोवियत संघ की जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग थी, जो कि मतलब उपभोक्ता की चीज़ें बनाई जाती थी, लोगों की आवश्यकता की जो चीज़ें बनाती थी जो उद्योग, वो वहाँ पे क्या करती थी, पिन से लेके कार तक हर चीज़ों को बना देती थी। तो दूसरे देशों पे निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं थी सोवियत संघ के लोगों को, सब कुछ वहीं पे बनता था, है ना। इसके अलावा न्यूनतम जीवन स्तर भी सुनिश्चित कर दिया था सरकार ने। न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का मतलब क्या है कि आवश्यकता की हर चीज़ें सरकार लोगों को बहुत ही सस्ते दाम पे फ्री में ही उपलब्ध कराती थी। ये भी बहुत अच्छी बात है सोवियत संघ की। इसके अलावा बेरोजगारी तो थी ही नहीं, सभी लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला हुआ था। तो ये सभी पॉइंट्स आप सोवियत संघ के सकारात्मक पक्ष में आप बता सकते हैं, या सोवियत संघ की विशेषता में आप बता सकते हैं सभी पॉइंट्स को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली के नकारात्मक पक्ष। हमने सोवियत प्रणाली के सकारात्मक पक्ष तो समझ लिया, मतलब खासियत तो समझ लिया। अब इसके अंदर कुछ बुराइयां भी थी और कहीं ना कहीं उसके विघटन का यही मेन कारण माना जाता है। बट विघटन के प्रमुख कारण जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। पहले हम इसके नकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। सोवियत प्रणाली के क्या नकारात्मक पक्ष थे? देखो, सोवियत प्रणाली में क्या था ना, नौकरशाही का शिकंजा था। सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो सरकारी अधिकारी जो थे उनका शिकंजा था, शासन व्यवस्था को कहीं न कहीं उन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखा था। एक पॉइंट तो आप ये बता दें। इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट बता सकते हैं लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का ना होना। देखिए, सोवियत संघ में क्या था कि यार लोकतंत्र नहीं थी, है ना? कम्युनिस्ट पार्टी ही बहुत लंबे समय से शासन कर दिया रही थी और उसको बदला भी नहीं जा सकता था। अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों को नहीं थी, अभी भी नहीं है। अभी भी आप रसिया की बात कर लें, जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था रसिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, तो बहुत सारे रूसी लोग क्या कर रहे थे, इस रसिया के इस फैसले का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो अभी भी वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। तो इसलिए लोग, वहाँ के लोग क्या करते थे उस समय भी, एक तरीके से चुटकुलों के माध्यम से, कार्टूनों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे। तो ये एक कमी हो गई कि भाई लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी लोगों को। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 70 सालों से वहाँ पे शासन करती आ रही थी, लगभग 70 सालों से शासन कर रही थी वो। और इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी को वहाँ पे कोई जगह नहीं दिया गया था सत्ता में, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव लड़ती थी, वही जीतती थी। जाहिर सी बात है कि एक पार्टी है तो यार वोट भी ना दो तो भी वही जीतेगी, जाहिर सी बात है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था वहाँ पे।
इसके अलावा रसिया का दबदबा था। मेन भाई कारण तो ये था ना कि रसिया जो था वो 15 देशों में एक था। मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई जो सोवियत संघ जो था ना वो 15 देशों को मिला के बनाया गया था। 15 देशों का एक तरीके से संघ था वो, है ना, जिसमें से रसिया भी एक था। लेकिन रसिया क्या करता भाई, हर एक मामले में अपना दबदबा दिखाता, हर एक मामले में अपनी मनमानी चलाता। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे देश थे वो अपने आप को दबे हुए महसूस करते थे, सहमे हुए महसूस करते थे। उनको हर बार दबा दिया जाता था, उनकी बातों को नहीं मानते थे। तो इस कारण दूसरे देशों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ थे या सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी उससे नाराज थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं सोवियत प्रणाली के नकारात्मक पक्ष में। दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के पीछे जो प्रमुख कारण माना जाता है उसमें सबसे पहला पॉइंट आप बता सकते हैं नौकरशाही का शिकंजा। देखिए, सोवियत संघ में क्या था, नौकरशाही का शिकंजा बहुत ही ज्यादा था। नौकरशाही मतलब क्या है, जो सरकारी अधिकारी होते थे, जो सरकारी जो कामकाज करने वाले अधिकारी थे, वो क्या करते थे, अपने मनमाने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया करते थे। उनका दबदबा क्या था, शासन व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा था। पहला पॉइंट आप ये बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं अभिव्यक्ति तथा लोकतंत्र का अभाव। देखिए, सोवियत संघ में क्या था कि भाई एक तरीके से तानाशाही व्यवस्था थी, तानाशाही शासन था। जैसे कि आप इस समय नॉर्थ कोरिया की आप बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सोवियत संघ में भी क्या था कि लोगों को ना बोलने की आज़ादी नहीं थी, लोग सरकार को खुद नहीं चुन पाते थे। तो ये कहीं ना कहीं क्या था कि अपने बातों को जब रखना होता था तो कार्टूनों के माध्यम से या चुटकुले के माध्यम से रखा करते थे। सीधे तौर पे सरकार के खिलाफ लोग नहीं जा सकते थे। तो इस कारण भी बहुत सारे लोग सोवियत व्यवस्था से क्या थे, नाराज थे, सोवियत संघ से नाराज थे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। आपको पता है कि भाई सोवियत संघ में जो शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था वो कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से चलाया जाता। अभी कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, 70 सालों से शासन कर रही थी सोवियत संघ में। लेकिन यार ये जनता के लिए कुछ नहीं कर रही थी, जनता के प्रति जवाबदेही भी नहीं थी और जनता के लिए भलाई के लिए कुछ काम भी अच्छा नहीं कर पा रही थी। इस कारण भी लोग नाराज थे। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप बता सकते हैं रूस का दबदबा। जैसा कि आपको पता है कि जो सोवियत संघ का जो गठन किया गया था ना, तो 15 देशों को मिला के किया गया था। 15 देश सोवियत संघ में शामिल थे, लेकिन रूस भी उसमें से एक था। लेकिन रूस क्या करता, हर मामले में अपना दबदबा दिखाता, है ना, अपनी मनमानी करता। तो कहीं ना कहीं रूस क्योंकि ज्यादा पावरफुल था तो अपना अपना दादागिरी दिखाता ही था सोवियत संघ में। इस कारण भी जो कमजोर देश थे या छोटे मोटे जो देश थे वो रूस के खिलाफ थे। सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी, यानी कि सोवियत जो प्रणाली थी, के विरुद्ध हो गए वो सारे देश। ठीक है, इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप बता सकते हैं संसाधनों का गलत प्रयोग। अब देखिए यार, सोवियत संघ ने क्या किया ना, अपने संसाधनों का गलत प्रयोग किया। ज्यादातर ही अपने संसाधनों को परमाणु हथियार बनाने में, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको अपने साथ रखने में, अपने साथ मिलाने में क्या किया, बहुत सारे संसाधन खर्च कर दिए। ठीक है, अपने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो अपने देश की जो उपभोक्ता वस्तु है उसको बेहतर करने पे ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों के मुकाबले पीछे रहना। मतलब जो तकनीक है, तकनीक के मामले में और जो बुनियादी ढांचे हैं उसके मामले में क्या रहा, सोवियत संघ यूरोपीय देशों से या फिर जो पश्चिमी के देश थे, अमेरिका जैसे देश है, उससे पीछे रह गया। लेकिन लोगों को क्या करते थे, अपने लोगों को गलत फहमी में रख रहे थे। अपने लोगों को बताते थे कि भाई हम जो है वो पश्चिमी देशों से प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका था। ठीक है, तो गलत प्रचार कर रहा था अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने लोगों को सोवियत संघ गलत बता रहा था, गलत जानकारी दे रहा था। ठीक है, इसके अलावा आप बता सकते हैं गोरबाचेव की असफल नीतियाँ। अब मिखाइल गोरबाचेव थे ना, उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ में जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए कुछ नीतियां लागू की। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो क्या चाहते थे, एक तरीके से जो सोवियत संघ की जितनी भी संस्थाएं थी, जो जिसमें जो कमियां आ गई थी ना, उसको दूर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दो नीतियां चलाई थी, उनकी दो फेमस नीति। एक तो खुलेपन की नीति अपनाई, ठीक है, और एक पुनर्रचना। पुनर्रचना में क्या था कि भाई अपने जो अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गया था, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा था, उसको विकास की पटरी पे लाना था। और खुलेपन में क्या था कि भाई लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना था। तो ये दो नीतियां मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा अपनाई गई थी। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की दोनों ही नीतियां क्या रही, असफल रही। क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव का यार विरोध किया गया। एक तो भाई उनकी पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने भी विरोध किया। उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, और जो जनता है, जनता की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी कि भाई जो मिखाइल गोर्बाचेव है ना, वो बहुत ही धीमा काम कर रहे हैं, इतना धीमा काम करने से फ़ायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, तो ऐसा लोगों को लग रहा था और इस कारण भी मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ क्या रही थी, असफल रही थी।
और मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां ही सोवियत संघ के विघटन का मेन कारण माना जाता है। दोस्तों जो हम 8वां पॉइंट बताएंगे और आखिरी पॉइंट बताएंगे वो है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुत्ता की इच्छाओं का उभार। अब क्या हुआ कि सोवियत संघ के जो बहुत सारे देश थे, छोटे छोटे देश, उनके अंदर उन देशों में क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना पनपने लग गई थी। वो भी अपने देश के प्रति प्रेम भावना दिखाने लग गए और वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से अलग होने की डिमांड करने लग गए थे। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट आप क्या बता सकते हैं सोवियत संघ के विघटन में बता सकते हैं, जो कि आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, तो इसमें कम से कम आप 8 पॉइंट बताए, वैसे 6 नंबर का आएगा, आप 6 पॉइंट लिख देंगे और प्रॉपर तरीके से आप पॉइंट को डिफाइन कर देंगे ना, तो पूरे 6 में से 6 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट भी डाल दे, आप 8 के 8 भी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सोवियत संघ के विघटन के जितने भी पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बर्लिन की दीवार की बात कर लेते हैं। देखिए बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है और 1961 में क्या हुआ था, बर्लिन को 2 भागों में बांटने के लिए बर्लिन के बीचों बीच 150 किलोमीटर की एक बहुत ही लंबी और ऊंची दीवार खड़ी की गई थी। ठीक है, और ये जो है वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया को अलग करने का एक तरीके से विभाजन का प्रतीक भी माना जाता है। जो पश्चिमी बर्लिन था वो पूंजीवादी का प्रतीक था और जो पूर्वी बर्लिन था वो साम्यवाद का प्रतीक था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हो चुकी थी इस समय से। ठीक है, तो ये बर्लिन की दीवार के बारे में जो जानकारी थी मैंने दे दी है। अब आगे आपको क्या समझना है, अब लगभग इसके 2 साल बाद ही यानी कि 1991 में क्या हुआ, बोरिस एल्त्सीन के नेतृत्व में 3 गणराज्यों ने क्या किया, अपने आप को सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी, सोवियत संघ से अलग कर लिया। ठीक है, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी एक तरीके से। अब वो 3 देश कौन से थे, ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले रूस का नाम लेंगे, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 देश ऐसे थे जिन्होंने बोरिस एल्त्सीन के नेतृत्व में 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी और इसी के साथ सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, तो ये सोवियत संघ के विघटन की पूरी कहानी थी जो कि मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में समझाया है। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपको समझाए हैं समझ में आ गया होगा, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आगे के जो टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए उसको हम पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 2 में आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे भी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।